नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की क्लास है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, जो कि सीटेट सीडीपी आपकी दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस क्लास से आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया, उसके बारे में जान लिया, तो आपको उसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको रटनी पड़े। और ये सारी चीजें सिर्फ एक एग्जाम के लिए है, वो है सीटेट के लिए। अगर आप यूपी टेट देंगे या फिर यूपी का जो सुपर टेट होता है उसको देंगे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन अगर सीटेट के एग्जाम की बात की जाए तो इसमें पूरे 5 क्वेश्चन आपके समावेशी शिक्षा से मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपको रटना पड़े, जिसमें आपको कुछ ऐसा याद करना पड़े कि उसके डाटा या फिर उसकी कोई परिभाषा आपको याद करनी पड़े। ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं करना है। तो अगर आप ये सीटेट की क्लास के लिए देख रहे हो तो आपके 5 के 5 नंबर समावेशी शिक्षा से कंफर्म है। लेकिन आप सोचो कि यही समावेशी शिक्षा आपके सभी एग्जाम में काम में आएगी, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा बहुत बड़ी है अपने आप में। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए अगर आप ये क्लास करोगे तो आपके पूरे समावेशी शिक्षा से नंबर आने के 100% चांस हैं। 100% यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें सीटेट के पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो सिलेबस दिया है, पहले मैंने वो टॉपिक लिख रखे हैं। सिलेबस में सीधे सीधे दिया है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसकी हिंदी बता देता हूं, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। ये इस टॉपिक का नाम है जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इससे पूरे के पूरे आपके 5 नंबर एग्जाम में आने वाले हैं। 5 नंबर के यानी क्वेश्चन आएंगे, 5 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 5 नंबर आपके इस छोटे से टॉपिक से कंफर्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ना है, उससे पहले हम इसके ये जो इसमें पार्ट दे रखे हैं 3 पार्ट में, कैसे समावेशी शिक्षा को हमें पढ़ना है। पहला पार्ट दिया है वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। अगर आप ये इसका सिलेबस समझ गए तो इसके बारे में ये समझ लीजिए आधा तो यही समझ जाओगे आप, 50%। ठीक है, तो वंचितों के बारे में और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, कैसे उनको हम समझाते हैं, कैसे उनसे रिलेट करते हैं, ठीक है, अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाएं। तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका, इसके बारे में क्वेश्चन हमको देखने हैं। दूसरा पॉइंट दिया है सीखने की कठिनाइयों, क्या क्या सीखने में कठिनाई आती है, हानि यानी इम्पेयरमेंट आदि वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना। तो जिनको सीखने में कठिनाई होती है या कोई इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है तो उनकी क्या क्या जरूरतें हैं उनको संबोधित करना है हमें। और तीसरा टॉपिक दिया है इसमें प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए। तो प्रतिभाशाली भी समावेशी शिक्षा में आते हैं, रचनात्मक भी, विशेष रूप से सक्षम जिनको कुछ स्पेशल चीज दी जाती है या फिर वो अपने आप में स्पेशल होते हैं, बिना किसी के भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गूगल बोलते हैं, किसी को कैलकुलेटर बोलते हैं, तो वो क्या है, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थी हैं। तो उनको संबोधित करते हुए भी जो बात की जाएगी वो सब किसमें आएगी, समावेशी शिक्षा में। तो ये 3 मेन पॉइंट थे जिनके ऊपर ये आपको पूरी समावेशी शिक्षा दी हुई है। इन्हीं से आपके 5 नंबर कंफर्म होंगे। अब इसमें जो पहला पॉइंट दिया है वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, तो ये तो बात रही कि जो सामाजिक रूप से बच्चे वंचित हैं उनके बारे में। दूसरा दिया है सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना। तो इसमें सीधे सीधे डिसेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी। जो सेकंड पॉइंट है ये डिसेबिलिटी वाला टॉपिक है, इसको मैं आपको करा चुका हूं। तो अब बच्चे ये 2 पॉइंट, एक फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला, तो इनके बारे में बात करेंगे। और इस सेकंड पॉइंट से डिसेबिलिटी के बारे में जो मैंने आपको क्लास कराई है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो आपको एक बार वो क्लास देख लेनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारी समावेशी शिक्षा। तो मैंने क्वेश्चन के रूप में लिख रखा है समावेशी शिक्षा डैश, इनमें से समावेशी शिक्षा किसको संबोधित करेगी। ए सामान्य बच्चों को, बी मंदबुद्धि बच्चों को, सी प्रतिभाशाली बच्चों को, डी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है,
और ई कोई नहीं। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक बार अच्छे से इसको पढ़िए, सोचिए, ऊपर की जितनी भी व्याख्या हमने पढ़ी है किसके लिए है समावेशी शिक्षा, ये तीनों ही जो पॉइंट है ये तीनों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका इनमें से आंसर कौन सा होगा? अब कोई बोलेगा सामान्य या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, कोई मंदबुद्धि के लिए बोल देगा, कोई प्रतिभाशाली के लिए, क्योंकि इसमें प्रतिभाशाली की बात की गई है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, सामान्य वाले बच्चे हों या मंदबुद्धि वाले बच्चे हों या प्रतिभाशाली बच्चे हों या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के हों, कोई भी बच्चे हों, ये सारे के सारे समावेशी शिक्षा में आते हैं। इन सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में बिठाकर पढ़ाना, यही कहलाता है हमारी समावेशी शिक्षा। तो ये हो गई समावेशी शिक्षा की परिभाषा इस क्वेश्चन के जरिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई, कोई नहीं। ना तो आप अकेले सामान्य विद्यार्थियों की बात करेंगे, ना ही मंदबुद्धि की, ना ही प्रतिभाशाली की, इन सबको मिलाकर ही बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा। तो आप इस कोई नहीं को सभी भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर हम कोई नहीं की जगह कर देते हैं सभी। तो ये हो गया इसका सही आंसर। तो आप कोई नहीं की जगह क्या कहेंगे? सभी। जहां पर सामान्य बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? समावेशी शिक्षा। अब इसके बारे में जानते हैं हम अगली स्लाइड में। आप सब जानते होंगे समावेशी शिक्षा से पहले एकीकृत शिक्षा आई थी। तो इन दोनों में अंतर हमको अच्छे से पता होना चाहिए। एकीकृत शिक्षा में क्या किया गया था? बालक एक बोझ के रूप में मानते थे, उसमें अलग पाठ्यचर्या होती थी बच्चों के लिए, स्कूल की इमारत भी उनके लिए अलग बनवाई जाती थी, जिस तरह से जैसे अगर कोई विकलांग है तो उनके लिए स्ट्रेचर वगैरह, जिससे उन बच्चों को क्या फील होता था? अलगाव फील होता था। अलग प्रकार के उनको अनुदेशन दिए जाते थे, यानी कि निर्देश के आपको ऐसे पढ़ना है, आप इस चीज में सक्षम नहीं हो। उनको हर जगह यही महसूस कराया जाता था जैसे क्या उनका जो शरीर का जो उनकी कमी है, वो कमी शरीर की हमेशा के लिए उनकी ही क्या रहेगी? कमजोरी रहेगी। जबकि समावेशी शिक्षा में इन सब का उल्टा है। जो जो बातें मैंने बोली हैं ये सब समावेशी शिक्षा इनके खिलाफ है। एकीकृत शिक्षा में जितनी भी चीजें दी गई हैं इनके खिलाफ है समावेशी शिक्षा। तो अब देखते हैं हम समावेशी शिक्षा क्या करती है। व्यवस्था को बोझ मानते हुए उसके अंतर्गत सभी पहलुओं को बच्चे के अनुरूप संरचित करते हैं। तो समावेशी शिक्षा में बच्चे को ना बोझ मानकर जो हमारे देश की या जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है उसको बोझ मानते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो उस व्यवस्था को जब हम बोझ मानेंगे तब क्या करेंगे? उसके जितने भी पहलू हैं उनको बच्चों के अनुरूप क्या करेंगे? संरचित करेंगे, और जिनमें कमी है उनको पुनर्संरचित दोबारा से बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें बच्चे को बोझ रूप मानते थे एकीकृत शिक्षा में, और समावेशी शिक्षा में व्यवस्था को बोझ मानते हैं। कहते हैं बच्चे तो बिल्कुल ठीक है लेकिन कमी किसमें है? हमारी व्यवस्था में कमी है। तो ये समावेशी शिक्षा है, वो बच्चों की जो संवेदनशील उनकी जो भावनाएं हैं उन सबका पूरी तरह से ध्यान रखती है। तो समावेशी शिक्षा में ऐसा सब होता है, जबकि एकीकृत शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता था। वहां पर उनकी भावनाओं का ध्यान न रखा जाता था, ना उनके प्रति कोई ऐसी संवेदनशील भावना रहती थी जिससे कि वो उनको बच्चों को पढ़ने में ये लगे कि हाँ हम अलग नहीं है। तो एकीकृत शिक्षा में एक तरीके के बच्चों को अलग स्कूल में भेजा जाता था। अब अलग स्कूल में जो भेज रहे थे उसी के साथ जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी बिठा दिया। ठीक है। तो इन दोनों को मिला दिया हमने। एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में बहुत मामूली अंतर है, वो यही है कि इसमें बालक को बोझ के रूप में मानते थे। मिला तो लिए बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हैं उनको सामान्य स्कूल में बुला लिया, लेकिन स्कूल की इमारत कुछ ऐसी बनवाई और बच्चों को जो खुद बच्चे हैं उनको ही बोझ मान रहे हैं। तो उनके प्रति संवेदनशील भावना ना होने के कारण ये जो एकीकृत शिक्षा है ये क्या रही? विफल रही। और समावेशी शिक्षा को उसमें बालक को बोझ ना मानकर व्यवस्था को बोझ माना है। तो यहीं से हमने शुरुआत कर दी कि हमको बालक को बोझ ना मानकर व्यवस्था को बोझ मानेंगे, तभी उसमें कुछ अच्छा सुधार कर पाएंगे। आप समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत जान लीजिए। आप सबसे पहला है किसी भी प्रकार के निर्योग्यता, अगर कोई भी प्रकार की निर्योग्यता के आधार पर बच्चे को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर बच्चे में कोई भी निर्योग्यता है तो उसके आधार पर हम बच्चे को क्या जो सामान्य विद्यालय है उसमें प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते।
तो हर एक तरीके के बच्चे, किसी भी निर्योग्यता के बच्चे या प्रतिभाशाली हों, वो निर्योग्य तो होते नहीं है, लेकिन वो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। कोई ये नहीं कह सकता आपका बच्चा बहुत होशियार है, इसको हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो इसका ये आपको सिद्धांत जरूर ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, यानी कि किसी को भी आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो ये कहकर के इसका जो निर्योग्यता है इसके आधार पर हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है इस सिद्धांत को। सेकंड पॉइंट दिया है, समानता से ज्यादा समता पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो समानता और समता, इन दोनों को आपको समझ लेना है। समानता कहते हैं इक्वेलिटी, इक्वेलिटी बोलते हैं समानता को, और समता बोलते हैं इक्विटी को। अब इनमें एक बात मैं आपको बताऊं, क्या है इसका अंतर। समानता तो ये हो गई कि एक क्लास में कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको दृष्टिबाधित है, जिनको देखने में असमर्थ हैं, और कुछ बच्चे चलने में दौड़ने में असमर्थ हैं, और कुछ सामान्य बच्चे हैं। तो इनमें अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम रेस करवा रहे हैं दौड़ की, तो उसमें ये बोल दें कि हम तो समानता को लागू करेंगे, सभी बच्चों को दौड़ लगवाएंगे, चाहे वो देख पाता हो या वो ना चल पाता हो, विकलांग हो तब भी उसको दौड़ लगवाएंगे, हम तो समानता की बात करेंगे। ऐसा एकीकृत शिक्षा में किया जाता था, लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या किया जाएगा, इनकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा कि अब भाई जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो उतना अच्छे से नहीं दौड़ पाएगा, तो उसमें इसकी वजह से क्या आ सकती है, हीनता आ सकती है, उसको लगेगा मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, समता पर ध्यान देंगे हम, समता पर। इसलिए जो समावेशी शिक्षा है वो समानता को नहीं मानती है, वो किसे मानती है, समता को मानती है। तो समता क्या करेगी कि जो ठीक है बच्चे जो रनिंग कर सकते हैं उनको रनिंग में एक्टिविटी करवाएगी, जो दृष्टिबाधित हैं उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे कि आपको सुनकर बताना है ये गाना किसने गाया, ये गाना किसने गाया, यानी कि एक्टिविटी सबके लिए अलग अलग कुछ इस प्रकार से जो बच्चों को उनमें हीन भावना ना आने दें, और उनको उस एक्टिविटी के जरिए क्या करें, उनका जो ज्ञान है उसमें विकास करें। और कोई विकलांग बच्चे उनको कक्षा में ही कुछ ऐसी बोलेंगे कि आप इस तरीके की कोई क्रियाविधि कीजिए आप, जिससे कि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसके ऊपर सीटेट में एक क्वेश्चन आया है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो समता और समानता में आप अंतर अच्छे से समझ गए होंगे कि समानता क्या होती है और समता क्या होती है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, न्यूनतम बाधित पर्यावरण। इसका मतलब क्या है, न्यूनतम बाधित पर्यावरण, यानी जो हमारा कक्षा का, स्कूल का जो भी पर्यावरण है पाठ्यचर्या का, वो कम से कम बाधित होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि वो उनके जो सीखने में बाधा पैदा कर रहा है। तो इसको बहुत जल्दी क्या करना है, हमें कम से कम बाधित करना है और बिल्कुल खत्म करना है धीरे धीरे। अब देखते हैं अगली स्लाइड। अब आगे मैं आपसे सीटेट में आए हुए कुछ क्वेश्चनों के जरिए आपको समावेशी शिक्षा बताना चाहूंगा, और इसके बाद आपकी ये पूरी क्लास कंप्लीट और आपके पूरे 5 नंबर पक्के, अगर आप ये समझ गए अच्छे से तो अब देखते हैं ये लास्ट परिभाषा मैं आपको बताता हूं। समावेशी शिक्षा में विविध कक्षा में सभी वित्तीय पृष्ठभूमि, सभी लिंगों, सभी सीखने की क्षमताओं और अक्षमताओं के छात्र होंगे। तो हर प्रकार के छात्र होते हैं समावेशी शिक्षा में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चनों के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन दिया है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य, केवल विशिष्ट, डी पे दिया है बहुभाषी और प्रतिभाशाली। तो आपको मैंने अभी इस परिभाषा को बताया ही है, तो आराम से आप बता देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों, बहुभाषी और प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं समावेशी शिक्षा में, लेकिन ये दोनों ही प्रकार के विशिष्ट के अंतर्गत आ जाएंगे और सामान्य के अंतर्गत आ जाएंगे। इन दोनों ही शब्दों में पूरे के पूरे हर प्रकार के बच्चे आ गए, इसलिए इसका आंसर सीधे सीधे हो गया ए। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, उन्हें क्या कहना उचित होगा। तो एक कक्षा है और वहां पर क्या है, शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। अब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन्हें क्या कहना उचित होगा, ये 4 बातें बताई गई हैं, इनमें से हमको एक चुननी है। पहला ऑप्शन दिया है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, तो ये क्या कहना उचित होगा, बिल्कुल नहीं उचित होगा।
किसी भी बच्चे को ऐसा शब्द लेकर नहीं उसको पुकारना है जिससे उसको क्या लगे कि वो अलग है सबसे। तो जैसे ही बोल दिया पोलियो ग्रस्त बच्चे, अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे तो क्या बात हो गई, सीधे पोलियो ग्रस्त जो बच्चे हैं वो अलग हो गए। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत होगा, ये नहीं हो सकता। बी दिया है पहिया कुर्सी वाले बच्चे मैदान तक जाने में साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। तो इसमें दो बात गलत हो गई, एक तो पहिया कुर्सी वाले बच्चे की बात आ गई गलत, और दूसरा सभी साथी बच्चों की मदद, तो उन्हें मदद की जरूरत है ऐसा आप उनको क्या करवा रहे हो, महसूस करवा रहे हो। तो ये वाला भी उनकी भावनाओं के लिए क्या है, गलत है। तो समावेशी शिक्षा में यही आपको बातें ध्यान रखनी है कि बच्चों के आत्मसम्मान, उनकी भावनाएं और उनके जो भी स्वाभिमान है उस पर ठेस ना पहुंचे। अब सी ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई गतिविधि कर सकते हैं। तो ये इसमें अभी तक कोई नेगेटिव बात नहीं मिली है। असुविधाग्रस्त बच्चे और शारीरिक रूप से सीधे सीधे ये तो किसी के चोट भी लग जाती है उससे ही बोलते हैं कि आपको अगर दर्द हो रहा है पैर में तो आप क्लास में बैठ के कुछ एक्टिविटी कर लीजिए। तो इसमें अभी कोई ऐसी नेगेटिविटी वाली बात नहीं मिली है जैसी पहले दो ऑप्शन में मिली थी। डी में देखते हैं, मोहन हॉल में जाने के लिए बैसाखियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। अगर हम मोहन से बोलेंगे वो बिना बैसाखियों के जाने की कोशिश कर रहा है, यानी क्या कर रहा है वो एक ऐसा प्रयास कर रहा है जिससे कि उसको ये ना लगे कि मैं बैसाखियों के ही भरोसे चल सकता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है मोहन, और उसे हम बोले कि नहीं आप तो बैसाखियों से ही चलो हमेशा, तो ये गलत होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें समता की बात भी की गई है कि जितने भी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे हैं वो क्या करेंगे, कक्षा में कोई गतिविधि कर सकते हैं। तो एक्टिविटी कुछ बच्चे मैदान में करेंगे, कुछ हॉल में करेंगे, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, कक्षा में कर सकते हैं। अब इसमें हर प्रकार के बच्चे आ गए, चाहे वो शारीरिक रूप से पोलियो हो, विकलांग हो, या फिर किसी के चोट लग गई हो, तो किसी के इससे उनकी किसी भावना को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। तो आज की वीडियो से हमने समावेशी शिक्षा को खत्म किया है। आप ऐसे ही PYQ से चुन चुनकर उनके क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं और 100% आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।